मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी हैं। राजनीति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहा जाए, मध्य प्रदेश की राजनीति में कहा जाए, एक बड़ा नाम है। आपने हमेशा मूल्यों की बात की है और राजनीति में एक नया मुकाम हासिल किया है। मंत्री भी रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा सरकार जो बनी है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में आपका बड़ा प्रभाव है। एक अलग तरह की राजनीति और राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। आज उनसे जानते हैं राजनीतिक जीवन यात्रा, साथ में राजनीति में जो नए लोग आ रहे हैं उनको क्या शिक्षा देंगे। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे राजनीति की शुरुआत हुई? तपेश जी, मैं जब पढ़ता था तभी से छात्र जीवन से ही राजनीति में दिलचस्पी रही और राजनीति में आने का सबसे बड़ा श्रेय मेरे पितामह को था, जो फ्रीडम फाइटर थे, जिनको पद्म भूषण सम्मान से अलंकारित किया गया। और एक बहुत कहा जाए इतिहासकार साहित्यकार थे पंडित जाबरमल शर्मा जी उनके जाबरमल शर्मा जी उनके आदर्श जीवन चरित्र पर अभिनंदन ग्रंथ उनका प्रकाशित हुआ और कई किताबें उन्होंने लिखी भी। स्वामी विवेकानंद से बड़े प्रभावित थे और स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ भी उन्होंने लिखी। तो बड़ा जीवन आपका जी बिल्कुल, शुरू से ही प्रारंभ से ही मैं राजनीति में दिलचस्पी लेने लगा और कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य उसी वक्त बना और उसके बाद कई मुकाम पर मैंने देखे हासिल किया। कैसे कब लड़ा होगा आपने? पहला चुनाव मैंने 1985 में लड़ा और रमेश बैस जी, माननीय राज्यपाल महोदय जो अभी हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी की ओर से और पहली बार मैं वहाँ जीता। उसके बाद लगातार 4 चुनाव मैंने और लड़े वहीं से, मंदिर हसोद से। तो 3 चुनाव माननीय श्याम बैस जी के खिलाफ मैंने जीता, 1 चुनाव उनके कार्यकर्ता के खिलाफ जीता, 5 चुनाव लगातार जीते। उसके बाद डिलिमिटेशन कमेटी ने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो एक तरह से कहा जाए बड़ा मजबूत गढ़ कांग्रेस का मैंने बनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ही विलोपित कर दिया। बड़ा दुर्भाग्य हुआ मंदिर हसोद को इसमें आरंग में समाहित कर दिया। उसके कारण मुझे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी पड़ी और मैंने ये सोचा था कि इसमें राजनीति में रायपुर ग्रामीण इसलिए मैंने चयन किया कि शहर के लोग सक्षम हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। रायपुर ग्रामीण में लोगों की मदद मैं कर सकूं, इसलिए मैंने रायपुर ग्रामीण चुना। यह रायपुर ग्रामीण 28 साल से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी। जो माननीय विधायक चुनाव लड़ा वो जीत करके दोबारा गए ही नहीं। जितने भी कांग्रेस 28 वर्षों में जितने भी कांग्रेस के ओर से जो चुनाव लड़े, कभी लौट करके उस विधानसभा में झांके तक नहीं। और मैंने ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को, चुनौती को स्वीकार करते हुए मैंने चुनाव लड़ा और उसके बाद वो चुनाव में मुझे पराजित होना पड़ा। माननीय अजीत जोगी और उनके सुपुत्र की बड़ी मेहरबानी रही मुझ पर और चुनाव मुझे परास्त करना पड़ा। उसका मैं पूरी हारने का पूरा जो भी है व्यवस्था जो थी वो मैं स्वर्गीय अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी को ही देता हूँ। उन्होंने ही मुझे हराया और कुछ गद्दारों ने मिल करके, जो आज भी गद्दारी कर रहे हैं, उन्होंने ही मिलकर के मुझे शिकस्त दी। एक चुनाव में हारा। जब मेरा उस चुनाव हारने वाले चुनाव के समय जो मेरा परिणाम आने के 2 घंटे के बाद मैं उरकुरा में एक गम के कार्यक्रम, एक शोक में मैं शामिल हुआ और उसी वक्त मैंने तय किया कि मैं अगला चुनाव जीत करके स्थापित कर दूंगा कांग्रेस। हम लोग सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का वजूद बढ़ाएंगे और अपने फिर उसके बाद मैं लगातार 2 चुनाव और जीता। इस तरह से मेरा 7वां टर्म चल रहा है और पार्टी की ओर से और लोगों की सेवा करने में हमने पूरी ताकत लगाई। कहा जाता है कि सत्यनारायण शर्मा जी एक ऐसे राजनीतिक हैं जो मरनी करनी, मतलब जन्म लेगा और मरनी में अभी कमी का भी आप बता रहे थे। हर में आप, मुझे लगता है कि कोई दूसरा राजनीतिक ऐसा नहीं होगा जो परिवार जैसा आप पहुंचते हैं, बड़ी सफलता का समझते हैं इसमें। नहीं, बहुत से हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सुख दुख में साथी बनकर रहना ये मेरी नीति है। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहूँ और लोगों को पूरी ताकत के साथ उनकी सेवा कर सकूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये सफलता का जो राजनीति में बड़ा मूल मंत्र है कि आप लोगों से जुड़े रहते हैं। जहाँ कहीं भी मौका लगा आप पहुँचते ज़रूर हैं। मैं कोशिश ये मेरी यही रहती है कि मैं उपस्थिति सब जगह दर्ज कराऊं। अगर मैं आवश्यक कार्य से और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं शामिल हो पाता हूं तो फिर मेरा बेटा पंकज शर्मा मेरी स्थान की पूर्ति करता है। हर कार्यक्रम में वो जाता है और राहुल जी का जो संदेश है कि नौजवानों को आगे बढ़ाने काम करना चाहिए, उस काम में हम लोग लगे हैं। और पंकज को भी मेरी यही प्रेरणा है कि वो
लोगों के सुख दुख में जुड़ के काम करें और लोगों की सेवा करें। सेवा भावना हमारे परंपरागत से, आई एम ए ट्रेडिशनल कांग्रेसमैन, तो परंपरागत कांग्रेसियों के लिए सेवा का पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमाता अमर शहीद इंदिरा गांधी ने हम सबको सिखाया है। उसी प्रक्रिया को लेकर हम चलते हैं। क्या लगता है भैया, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको राजनीति के अलावा क्या और शौक़ है? मुझे याद है कि कबीर की एक किताब भी मैं आपके पास से लाया था, पढ़ने लिखने खाने पीने का क्या और शौक़ रखते हैं आप? देखिए, अब इस जीवन के 78 साल मैंने पूरे कर लिए। अब जीवन में कोई शौक़ बचा ही नहीं है। सतायु हो आप और आशीर्वाद, हर ऊंचाइयों को मैंने छुआ है, हर ऊंच नीच को हमने देखा है, ऊंचाइयों की ओर, गिरावट की ओर, सब चीज़ों को हमने झेला है। इसलिए अब कोई न तो महत्वाकांक्षा है न कोई इच्छा है। हम सब लोग मिलकर के जनता की सेवा करें, यही कामना है। अनछुए पहलू पे अगर बात करें कि सत्यनारायण शर्मा जी के, सत्तू भैया के, क्या पसंद और करते हैं राजनीति के अलावा अगर लगे तो? अच्छे दोस्त बनाना, जी, अच्छे दुश्मन बनाना भी मेरी नीति है। अच्छे दोस्तों के लिए मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ, अच्छे दुश्मनों के लिए मैं पूरी ताकत से लोहा लेने के लिए तैयार हूँ। क्या खाने पीने में भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खास पसंद? खुद साधारण बिल्कुल आम आदमी जो खाता है वही खाता हूँ। कोई और भी शौक रखते हैं? कोई शौक नहीं है। फिल्म देखते हो या गाने सुनते हो या शेर शायरी कभी लगता हो दिमाग में? नहीं, मैं महफिलों में जाता रहा हूँ और उर्दू भाषा का बड़ा फैन रहा हूँ। उर्दू के जितने भी शायर हैं प्राय उनको हम लोग कार्यक्रम भी आयोजित करवाते हैं। उनकी शायरी में बड़ा एक तरह से दम रहता है और मौजूद शायरी रहती है, और शायरी में शायर बहुत कुछ कह जाता है, संकेत में बहुत कुछ कह जाता है। वो हमारे लिए समझने की बातें हैं। आपको कोई, अभी एट रैंडम बोल रहा हूँ मैं, कोई शायरी याद आती है कभी आपको? शायरी कह सकता हूँ मैं। जी, एक आध शायरी हो जाए तो फिर लगे कि नमाजे हक अदा होगी खुले मैदान में साकी, हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। बहुत अच्छी बात है कि निश्चित रूप से सच को किसी की आवश्यकता नहीं। जी, अपनी तरफ से जो युवा आ रहे हैं भैया अभी राजनीति में, चुनाव का बड़ा अनुभव है आपके पास में, राजनीति में क्या खास रखना चाहिए युवाओं को अगर कहें तो? देखिए, युवाओं को सबसे बड़ी बात तो ये है कि युवाओं को महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा खतरनाक भी ना हो कि हमारे खुद के घर को चिराग से जला लें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षा ज़रूरी है, स्पिरिट जरूरी है, लोगों में युवाओं के प्रति आकर्षण है, लेकिन हमारा सादगीपन हमेशा बने रहना चाहिए और कभी गलत रास्ते पर हम न जाएं, इसको देखना भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात लगती है भैया। आपके मन की क्या बात है? आपने तो कई सारे हजारों लाखों इंटरव्यू दिए होंगे, कभी कभी लगता होगा कि ये कोई पत्रकार ने मेरे मन की बात जो कहना चाहता हूँ वो नहीं कह पाए, वो मन की बात क्या है आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आज़ादी के इतिहास को हम सब देखें। आज़ादी के इतिहास में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियों को, उनकी शहादत को हम सलाम करें और हमेशा इस बात को देखते रहें कि कौन आदमी किस विषय की ओर जा रहा है। और एक तरह से कहा जाए धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों का आदर करना हमारी नियति होनी चाहिए। मैं उसी बातों का कायल हूँ और कोशिश करता हूँ कि सभी को साथ लेकर चलें, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का सम्मान करें और देश की जो ताकत है, राष्ट्रीयता हमारी है, जो राष्ट्रीयता हमारी और राष्ट्रवादी होना, दोनों में एक समानता जैसी बात दिखती है। राष्ट्रीयता के पक्षधर हम हों, ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी बात ये कि सर्वधर्म संभाव की बात भी उतनी होनी चाहिए जितनी राष्ट्रीयता की बात। सेकुलर इमेज पर हम चलें और किसी को पीड़ा न पहुंचाएं, किसी को तकलीफ मत दें, ये काम होना चाहिए, ज़रूरी है। इसलिए हम सब मिलकर के किसी को तकलीफ, किसी को पिन भी न चुभने पाए, ये हमारा धर्म होना चाहिए, यही हमारा कर्म होना चाहिए। यही बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। गांधी जी ने भी कहा है कि इस देश में सभी को लोकतंत्र है और सभी को जीने का अधिकार है। राष्ट्रीय एकता हमारी अखंड